दोस्तों, जर्मनी की रहने वाली एक बहुत ही खूबसूरत करोड़पति महिला जिसका नाम सोफिया था। सोफिया भारत के रंगीन त्यौहार होली के बारे में सुनकर के बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी। उसने तय कर लिया था कि इस साल वो भारत में पहुंच करके और वहां के होली का आनंद लेगी। यही सोच करके वो जर्मनी से फ़्लाइट पकड़ती है और फ़्लाइट पकड़ करके सीधे वो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँच करके जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलती है तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन थोड़ा भयभीत भी थी क्योंकि वो पहली बार भारत आई थी और यही सोच सोच करके वो थोड़ा डरी और सहमी सी थी। जब एयरपोर्ट से वो बाहर आती है तभी उसके पास एक टैक्सी वाला आता है और उससे कहता है कि मैडम आपको कहाँ जाना है। सोफिया उसे एक होटल का एड्रेस देती है और कहती है कि इस होटल में मुझे लेकर के छोड़ना है। वो टैक्सी वाला कहता है आइए मेरे टैक्सी में बैठ जाइए और उसे अपने कार में बैठाता है और कार में बैठाने के बाद वो उस होटल के लिए निकल पड़ता है। सोफिया जब वहाँ से चलती है तभी गूगल करके देखती है कि जिस होटल में उसने रूम बुक कराया था वो होटल वहाँ से एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट के रास्ते पर था। लेकिन जब कार वाला टैक्सी चलाता रहता है तो चलाते चलाते उसको 40-45 मिनट हो जाते हैं, लेकिन अभी तक वो जब होटल नहीं पहुँचा होता है तब सोफिया काफ़ी डरने लग जाती है, काफ़ी सहम जाती है और सोचने लगती है कि ज़रूर ये कार वाला उसे कहीं गलत जगह पर लेकर के जा रहा है। उस टैक्सी वाले से वो पूछती है कि आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं? मेरा होटल तो एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट के रास्ते पर ही था और आपको कार चलाते हुए 40-45 मिनट हो गए हैं, आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं? वो बार बार उससे पूछती रहती है, लेकिन वो टैक्सी वाला इसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और लगातार इसकी बातों को अनसुना करते हुए और अपनी टैक्सी को चलाते जा रहा था। सोफिया उससे बार बार पूछती रहती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और ऐसे ही कार चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर के बाद वो एक काफ़ी सुनसान जगह पर ले जा कर के और अपनी कार को रोक देता है और कार जैसे ही रोकता है वो बाहर निकल करके एक चाकू निकाल लेता है और चाकू निकाल करके सोफिया को कहता है कि तुम फटाफट कार से बाहर आ जाओ, तुम्हारे पास जितने भी सामान हैं, जो भी ज्वेलरी वगैरह तुमने पहना हुआ है, सब कुछ बाहर निकाल दो। सोफिया का एक ब्लैक कलर का बैग था जिसको उसने लिया हुआ था, उसमें अपना काफ़ी कीमती सामान वगैरह, पैसे वगैरह सब कुछ उसमें रखा हुआ था। कुछ ज्वेलरी वगैरह थी वो सब भी उस बैग में उसने रखा था, कुछ ज्वेलरी उसने पहन रखा था। उसका बैग तुरंत वो कार वाला उसके हाथ से छीन लेता है और छीन करके उससे कहता है कि फटाफट जो भी तुम्हारे ज्वेलरी वगैरह हैं सारी ज्वेलरी निकाल दो। जो सोफिया थी एक बहुत ही करोड़पति माँ बाप की बेटी थी, काफ़ी पैसे वाली थी, इसलिए उसने कुछ हीरे की ज्वेलरी वगैरह भी पहन रखा था और ये सारी चीज़ें देख करके वो कार वाला उससे सारी चीज़ें छीनने लगता है। सोफिया डर के मारे अपना जो भी ज्वेलरी वगैरह पहनी थी सारी चीज़ें निकाल करके दे देती है और उसके पास जो बैग था उस बैग में जो उसकी अमानती सामान थे, कुछ ज्वेलरी वगैरह थे, वो कार वाले ने ऑलरेडी पहले से ही छीन रखा था। सोफिया ये सारी चीज़ें देती रहती है लेकिन उसके बाद कहीं से उसे थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि इस तरह देने से अच्छा है कि वो चिल्लाए, कोई ना कोई यहाँ पर व्यक्ति आ जाए। और उसके बाद सोफिया ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और बचाओ बचाओ का गुहार लगाने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक नौजवान लड़का जिसका नाम करण था, करण भागते हुए उसकी आवाज़ सुन करके वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पहुँचने के बाद देखता है कि एक टैक्सी वाला चाकू के नोक पर उससे उसका सारा सामान छीन रहा है और उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। वो करण भाग करके उस टैक्सी ड्राइवर को जोर का धक्का मारता है और उसके धक्के से वो ड्राइवर नीचे गिर जाता है और उसके बाद करण उसको लात घूंसों से उसकी पिटाई करने लग जाता है और करण उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, किसी विदेशी महिला के साथ तुम इस तरह के व्यवहार कर रहे हो, फटाफट यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारा जान ले लूँगा। वो जो टैक्सी ड्राइवर जो अधेड़ उम्र का था और जो करण था एक नौजवान लड़का था, वो टैक्सी ड्राइवर डर जाता है और तुरंत अपनी टैक्सी को स्टार्ट करता है, उसका बैग वगैरह सारा चीज़ वहाँ पर छोड़ देता है। उससे करण उससे जो बैग था उसको छीन लेता है, जो भी उसने सोफिया से सामान लिया था सब कुछ उससे छीन लेता है और उसके बाद जो टैक्सी ड्राइवर था वो अपनी कार में बैठ करके अपनी कार को स्टार्ट करके और वहाँ से भाग जाता है। सोफिया ये सारी चीज़ें देखती रहती है और ये देख करके सोफिया की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। सोफिया करण से कहती है कि थैंक यू, आपने आज मुझे बचा लिया, नहीं तो न जाने मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता। यही सोच सोच करके वो करण को बार बार थैंक यू बोल रही थी और करण उससे कहता है कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आपको कहाँ जाना है बताइए, मैं वहाँ पर ले चल के आपको छोड़ देता हूँ। हर जगह हर देश में कुछ गलत लोग होते हैं
तो कुछ सही लोग भी होते हैं, इसलिए ऐसे एक दो लोग होते हैं। ये सारी चीज़ों को आप माइंड मत करिएगा। हिंदुस्तान में बहुत ही अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे, इसलिए एक दो ऐसे लोगों को सोच करके पूरे देश के बारे में गलत विचारधारा मत बनाइएगा। और ये कहने के बाद जब उससे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो सोफिया उसे उस होटल का एड्रेस दे देती है और करण उसको ले करके उस होटल में पहुँच जाता है। जब होटल में ले जा करके सोफिया को करण छोड़ता है और छोड़ करके जब वापस आ रहा था, तभी सोफिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि देखिए, मैं यहाँ पर होली मनाने के लिए आई थी। मैंने भारत के होली के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा था, इसलिए मेरा दिली इच्छा था कि एक बार हिंदुस्तान चल करके और वहाँ के होली का आनंद लिया जाए। कल होली है और मैं चाहती हूँ कि आप कल मेरे साथ होली मनाइएगा। मुझे ले करके कहीं आसपास में किसी गांव में ले चल के वहाँ पर मुझे होली मनाना है। जब ये बातें कहती है तो करण उससे कहता है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, यहीं बगल में थोड़े दूर पर मेरा गांव है। मैं कल सुबह 9 बजे आ जाऊंगा और आपको ले करके और अपने गांव जाऊंगा। वहाँ चल के आपको काफ़ी अच्छे तरीके से होली मनवाऊंगा। यहाँ का पूरा रंगों का त्यौहार आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। हमारे गांव के लोग, हमारे देश के लोग किस तरह से इस रंगों के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद करण वहाँ से चला जाता है। सोफिया अपने होटल के रूम में आराम करने लग जाती है। अगला दिन जब होता है, 9 बजे करण उसके रूम पर पहुंच जाता है और जब करण को देखती है तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। करण उसे अपने बाइक पर बैठाता है और बाइक पर बैठाने के बाद सीधे उसे अपने गांव लेकर के चला जाता है। वहां जब जाता है तो सोफिया देखती है कि गांव के पूरे लोग काफ़ी हंसी खुशी से होली का सेलिब्रेशन कर रहे थे। लोग एक दूसरे को रंग और अबीर लगा रहे थे, नाच गाना हो रहा था, ढोल नगारे बज रहे थे। औरतें और मर्द सभी इकट्ठा होकर के होली का त्यौहार काफ़ी हर्षोल्लास से मना रहे थे। जैसे ही सोफिया को उस गांव के लोग देखते हैं, काफ़ी आश्चर्यचकित होकर के इस विदेशी लड़की की खूबसूरती को देखने लग जाते हैं। सोफिया थी भी हद से ज़्यादा खूबसूरत, जो भी देखता था उसे देखता ही रह जाता था। और उसके बाद पूरे गांव की महिलाएं और पूरे जो पुरुष थे, सभी लोग सोफिया को रंग लगाने लग जाते हैं। जितनी महिलाएं थी सब सोफिया के नज़दीक आती हैं, उसे हल्दी चंदन का टीका लगाती हैं और गांव के जितने भी लोग थे सोफिया को रंग लगाने लग जाते हैं। और सोफिया करण के साथ काफ़ी हर्षोल्लास से उस गांव के लोगों के साथ होली का त्यौहार मनाती रहती है। रंगों में पूरी तरह से सराबोर हो जाती है। तभी वहाँ पर देखती है कि कुछ लोग ठंडई पी रहे थे, ठंडई जिसमें भांग मिलाया हुआ था। और करण भी वहाँ पर जाकर के वो ठंडई पीता है। तभी सोफिया भी उनके नज़दीक पहुँच जाती है और कहती है कि मुझे भी ये पिलाओ, क्या चीज़ है, मुझे भी पीना है। तभी गांव के जो लोग कहते हैं मैडम ये आप मत पीजिए, इसमें नशा होता है। लेकिन सोफिया कहती है कोई बात नहीं, आज होली का त्यौहार है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आज नशे में आप लोगों के साथ, पूरे हिंदुस्तानियों के साथ मैं भी नशे में झूमूं, मुझे भी ये पीना है। बार बार जब सोफिया जिद करने लग जाती है तो गाँव के लोग उसे एक गिलास लेकर के पिला देते हैं। करण जब देखता है तो मुस्कुराने लगता है। वो सोचने लगता है कि ज़रूर अब इसे नशा हो जाएगा। करण भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया नहीं मानती है। कहते कि आज बुरा न मानो, होली है और आज तो मुझे होली मनाना ही है। मैं बरसों से इसी होली का इंतज़ार कर रही थी। जब भी मैं हिंदुस्तान के होली के बारे में सुनती थी तो मेरे अंदर एक ही इच्छा होती थी कि कब मैं हिंदुस्तान जाऊंगी और वहां जाकर होली का सेलिब्रेट करूंगी। और इतना अच्छा मौका है तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मुझे भी ये पिलाओ। और उसके बाद सोफिया उस ठंडई को लेकर के पी लेती है। 1-1.5 गिलास जब ठंडई पी लेती है तो उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर भांग का नशा, भांग का सुरूर छाने लगता है और नशा इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जैसे ही सोफिया बेहोश होती है, गांव के सारे लोग काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इस लड़की को, इस महिला को क्या हो गया। जो करण था, करण भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद वहीं गांव के एक व्यक्ति की कार को मंगाता है और उस कार में सोफिया को अपनी गोद में उठा करके कार के अंदर ले जा करके उसे लेटाता है और सीधे नज़दीक के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वहाँ के डॉक्टर को जब सोफिया को दिखाता है, डॉक्टर देखते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा नशा इसको हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 घंटे में इसको होश आ जाएगा, 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगी, इसे ले करके जाइए, मैं कुछ दवा दे देता हूँ, ये दवा ले जाकर खिला दीजिए। करण उसको फिर कार में बैठाता है और सीधे होटल की तरफ पहुंच जाता है। होटल में ले जाकर के उसके रूम में ले जाकर के और सोफिया को लेटाता है, उसको दवा वगैरह घोल करके पिलाता है और वहीं पर बैठ करके और सोफिया का देखभाल करने लग जाता है। सोफिया बेहोश पड़ी हुई थी और करण उसी के सिरहाने एक चेयर लगा करके और बैठ करके उसके माथे को सहलाता रहता है।
थोड़ा बहुत खटाई वगैरह ले आकर के उसको खिलाता है। सोफिया को इस नशे की वजह से काफ़ी बुखार भी आ गया था। सोफिया बार बार वोमिटिंग कर रही थी, उल्टियाँ कर रही थी, और ये सारी चीज़ें जो करण था उसके पास बैठ करके और उसे संभालता रहता है, उसे देखता रहता है, उसकी वोमिटिंग वगैरह को साफ़ करता रहता है, उसके कपड़े वगैरह बदलता रहता है, और उसके माथे पर जो हल्का फुल्का बुखार आया हुआ था, जो गीला कपड़ा वगैरह करके उसके माथे के ऊपर रखता रहता है, उसके हाथ पैर को दबाता है, पूरी रात उसका सेवा सत्कार करता रहता है। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद रात के 12-1 बजे के आसपास जब सोफिया को होश आता है, उसकी आंखें खुलती है तो देखती है कि करण उसी के बगल में एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। करण का हाथ उसके माथे के ऊपर है और करण हल्की हल्की उस चेयर के ऊपर ही बैठ करके झपकी ले रहा है। सोफिया ये सारी चीज़ें देखती है तो उसके आंखों से आंसू बह जाता है। सोफिया उठ करके बैठ जाती है और करण को काफ़ी देर तक एकटक लगा करके देखती रहती है, उसे निहारती रहती है। करण बिल्कुल बच्चे की तरह से उस चेयर के ऊपर बैठ करके और झपकी ले रहा था। जब सोफिया ये सारी चीज़ें देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है। वो तुरंत करण को जगाती है। करण जैसे ही नींद से उसकी नींद खुलती है, करण जब सोफिया को देखता है तो कहता है कि आपको होश आ गया, आप ठीक तो हैं, किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ तो नहीं है। सोफिया जब उसकी बातों को सुनती है, सोफिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो करण की तरफ देख करके कहती है कि अगर आप हैं तो क्या तकलीफ़ हो सकती है, आपने हर जगह मुझे बचाया है। जिस दिन मैं पहले दिन यहाँ पर इंडिया पहुँची थी, उस दिन भी आप अगर नहीं होते तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, और कल जो आपने किया है, अगर शायद कोई दूसरा होता तो ऐसा कुछ भी नहीं करता। आपने ही कल भी मुझे बचाया है। आपका मेरे जीवन के ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार है। आपने जो किया है शायद कोई भी नहीं कर सकता है। इतना कहने के बाद सोफिया के आंखों से लगातार आंसू बहने लग जाते हैं। सोफिया करण को अपने बाहों में भर लेती है। करण कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, जो मैंने फ़र्ज़ अपना निभाया है। कोई भी अगर बाहर का व्यक्ति, कोई भी विदेशी आदमी अगर हिंदुस्तान में आता है तो हम हिंदुस्तानियों का फ़र्ज़ बनता है कि उसकी मदद करना, और वही सारी चीज़ें मैंने किया है। कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया है। लेकिन सोफिया को ये बहुत ही बड़ा काम लग रहा था। सोफिया अब धीरे धीरे करण की तरफ आकर्षित हो रही थी। सोफिया को ऐसा लग रहा था कि करण से नेक इंसान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। करण से वो शादी के बारे में सोचने लग जाती है। करण से वो दिलो जान से चाहने लगती है, और थोड़ी देर में वो करण को कहती है कि आप, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आप इस तरह से चेयर के ऊपर बैठ करके क्यों सो रहे हैं, आप भी बेड के ऊपर आ जाइए और यहीं पर सो जाइए। करण उस सोफिया को मना करता है और कहता है कि नहीं, आप आराम से बेड के ऊपर सोइए, मैं ठीक हूँ, 2-3 घंटे की बात है, 2-3 घंटे में सुबह हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊँगा। लेकिन सोफिया कहती है कि नहीं, 2-3 घंटा ही सही, लेकिन 2-3 घंटा आकर के आप इसी बेड के ऊपर ही आराम करिए। करण मना करता रहता है, लेकिन सोफिया नहीं मानती है। सोफिया करण के हाथ को पकड़ करके और बेड के ऊपर लेकर के आ जाती है और उसे बच्चे की तरह से बेड के ऊपर सुलाने लगती है। करण उस बेड के ऊपर सो जाता है और उसी बेड के ऊपर, उसी के बगल में सोफिया भी सो जाती है। सोफिया उसे थोड़ी देर में ही अपनी बाहों में भर लेती है और उसके शरीर के ऊपर चुंबनों का काफ़ी बौछार कर देती है। करण ये सारी चीज़ें देखता है तो सोफिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया आज रुकने वाली नहीं थी। सोफिया के दिलो दिमाग में तो कुछ और ही बैठा हुआ था। सोफिया अपने काबू में नहीं रहती है और फिर करण को अपनी बाहों में भर करके और काफ़ी देर तक उसे प्यार करती रहती है। उसके बाद करण भी अपने आपे से बाहर हो जाता है और इन दोनों के बीच में फिर उस रात जिस्मानी संबंध बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध कायम करते रहते हैं। जब सुबह होता है तो सोफिया बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन करण सोफिया से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। वो सोचने लगता है कि एक विदेशी महिला जो हमारे देश में आई थी, उसके साथ जो मैंने कृत्य किया है शायद ये ठीक नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके दिलो दिमाग में हमारे प्रति क्या चीज़ें बैठी होंगी। लेकिन सोफिया उससे कहती है कि आप परेशान मत होइए, आप इस तरह की किसी भी गलत बातों को अपने दिमाग में मत लाइए। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपको दिलो जान से चाहने लगी हूँ। आपने जो भी मेरे साथ किया है वो मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ है और मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। इतना बातें सुनने के बाद करण के भी कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। करण भी सोफिया से कहता है कि मैं भी पहले दिन से ही जब आपको मैंने देखा था तभी आप मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी थी, बहुत ही अच्छा लगी थी। मुझे ऐसा लगा था कि जो मैं सोचता हूँ, जिस तरह की पत्नी के बारे में मैं सोचा करता हूँ, शायद आपसे बेटर कोई मेरे लाइफ में नहीं हो सकता है।
और यही सोचता रहता है और उसके बाद दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं। अब दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे थे, दोनों एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करने लगे थे। एक दिन सोफिया करण से कह देती है कि क्या आप मुझसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे। करण कहता है कि क्यों नहीं, मैं भी आपसे यही बातें कहने वाला था, लेकिन मैं डर के मारे नहीं कह पा रहा था, मैं भी आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। सोफिया बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और उसके बाद करण, जिसका गांव वहीं दिल्ली के पास में ही था, वो सोफिया को लेकर के और अपने घर जाता है। पहले भी उसके माता पिता जब होली के दिन भी सोफिया से मिल चुके थे और जब इस बार लेकर के जाता है और अपने माता पिता से कहता है कि मैं सोफिया से प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। जब उसके माता पिता सोफिया को पहली बार देखे थे तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए थे, क्योंकि सोफिया हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। और जब इस बार भी देखते हैं तो उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो अपने बेटे करण से कह देते हैं कि अगर तुम्हें सोफिया पसंद है तो हमारे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, तुम इसके साथ शादी कर सकते हो। और जब माता पिता की रजामंदी मिल जाती है तो करण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन तभी सोफिया करण से कहती है कि अब मेरा थोड़े दिन के बाद ही वीज़ा ख़त्म हो जाएगा और मुझे अपने देश जाना होगा, लेकिन मैं अपने देश बेशक जाऊंगी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। आप किसी भी तरह का चिंता मत करना, मैं आपके साथ ज़रूर शादी करूंगी। कुछ दिनों के बाद सोफिया जब जर्मनी जाने वाली होती है तो उस रात सोफिया पूरी रात बैठ करके और रोती रहती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत कुछ कीमती चीज़ यहाँ पर छोड़ करके जा रही है। और यही हाल करण का भी था। करण पूरी रात सोफिया को अपने बाहों में भर करके और लगातार रोए जा रहा था। दोनों की आंसू थमने का ही नाम नहीं ले रहे थे। करण बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन सोफिया उससे कहती है कि आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको दिलो जान से चाहती हूँ और मैं आपके बिना अपने जीवन में किसी दूसरे की इच्छा भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं ज़रूर जाऊँगी ज़रूर, लेकिन बहुत ही जल्द वापस आऊँगी, अपना यहाँ पर वीज़ा वगैरह बनवा करके अपने घर वालों को, अपने माता पिता को अपने रिश्तों के बारे में बता करके और जल्द से जल्द मैं आने की कोशिश करूँगी। अगले दिन करण सोफिया को लेकर के एयरपोर्ट जाता है। वहाँ जा कर के दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जा कर के जर्मनी की फ़्लाइट में जब सोफिया को बैठाता है, सोफिया बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके देख रही थी और बार बार रोए जा रही थी। करण भी जब सोफिया को देखता है तो लगातार उसके भी आंसू बहते रहते हैं। वहाँ पर एयरपोर्ट पे जो भी एयरपोर्ट स्टाफ इन दोनों के इस प्यार को देखते हैं तो हर व्यक्ति यही सोचने लगता है कि देखो, एक विदेशी महिला और एक हिंदुस्तानी लड़के के बीच में इतना बड़ा प्यार है, इतना ये दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को देख करके लगातार रोए जा रहे हैं। इसके बाद जब जो सोफिया थी वो अपने फ़्लाइट में बैठ जाती है और दोनों एक दूसरे को बाय करने के बाद सोफिया जर्मनी के लिए निकल जाती है और करण फिर अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ आने के बाद जब सोफिया जर्मनी पहुँच जाती है, अपने माता पिता से इसके बारे में, करण के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि मैं उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। उसके माता पिता बहुत ही बड़े आदमी थे, बहुत ही करोड़पति आदमी थे, पैसे रुपए की उनके पास कोई कमी नहीं थी। वो सोफिया से कहते हैं, बेटी तुम हिंदुस्तान में जाकर के शादी करने के बारे में सोच रही हो, यहीं पर तुम एक अच्छे लड़के से अपनी शादी क्यों नहीं कर लेती हो। लेकिन सोफिया कहती है कि जो मुझे खुशी वहाँ पर हिंदुस्तान में जा कर के और वहाँ पर करण के साथ जो मुझे खुशी मिल रही है वो शायद मुझे इस देश में किसी के साथ नहीं मिल पाएगी। मैं करण से प्यार करती हूँ और शायद उस हिंदुस्तान से भी मुझे बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया है और मैं हिंदुस्तान में ही रहना चाहती हूँ। जब उसके माता पिता ये बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है बेटी, तुम्हारी जो इच्छा है, हमारा जो है वो तुम्हारे साथ है, हमारी भी इच्छाएँ, इसलिए अगर तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो तो हम भी तुम्हारे साथ हिंदुस्तान चलेंगे। और उसके बाद उसके माता पिता तीनों लोगों का जो विजिट वीज़ा वगैरह बनवाते हैं कुछ दिनों का, और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद तकरीबन 25-30 दिन के बाद ही सोफिया को लेकर के उसके माता पिता हिंदुस्तान आ जाते हैं। करण के घर पहुंचते हैं और जब करण के घर जाते हैं तो करण की हालत देखते हैं तो करण की हालत सोफिया की याद में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। करण के माता पिता करण को बहुत समझाते थे और कहते थे कि बेटा तुम चिंता मत करो, सोफिया ज़रूर आएगी। लेकिन करण अपने माता पिता से कहता था कि क्या पता, सोफिया प्यार तो करती है, वादा तो उसने किया है कि ज़रूर आऊँगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद कहीं उसका मूड बदल ना जाए। और इसी चिंता में करण हमेशा रहता था। खाना पीना तक उसने छोड़ दिया था। लेकिन जब सोफिया अपने माता पिता के साथ करण के घर पहुंचती है तो करण
सोफिया को देख करके खुशी के मारे उछल पड़ता है। वो खुश हो जाता है, उसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो तुरंत भाग करके सोफिया के गले से लग जाता है। जब करण के माता पिता ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सोफिया के माता पिता करण के माता पिता से जाकर के मिलते हैं, अपने बच्चों की शादी के बारे में बातें करते हैं और उसके बाद जब सारी बातें हो जाती हैं तो एक दिन पंडित जी को बुला करके तय कर लिया जाता है और फिर उससे 8-10 दिन के बाद ही काफ़ी धूमधाम से और वहाँ पर करण और सोफिया की शादी होती है। सोफिया उस दिन लाल साड़ी पहनी हुई थी, दुल्हन की तरह से, हिंदुस्तानी दुल्हन की तरह से उसने श्रृंगार किया था और दोनों की शादी हिंदुस्तानी रीति रिवाज के अनुसार बहुत ही धूमधाम से होता है। दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और पति पत्नी बनने के बाद सोफिया हिंदुस्तान में ही करण के साथ रहने लग जाती है। शादी के बाद सोफिया के माता पिता अपने देश वापस लौटने लगते हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने करण को अपने पास बुलाया और करण को 50 लाख रुपए का चेक काट करके और करण को देते हैं और कहते हैं, बेटा कोई भी एक बड़ा सा बिज़नेस यहाँ पर इस्टेब्लिश करो जिससे तुम और मेरी बेटी दोनों सदा खुशहाल रहना, और अगर तुम्हें और भी कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जितने भी पैसे रुपए की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, तुम कभी भी फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारे पास भेज दूँगा। सोफिया जब अपने माता पिता की सारी चीज़ें देखती है तो अपने पिताजी के बाहों को चूम लेती है और उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो 50 लाख रुपए का चेक लेकर के करण अपने पास रख लेता है। करण के माता पिता भी ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। थोड़े दिनों के बाद करण और सोफिया मिल करके एक काफ़ी अच्छा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हैंडक्राफ्ट का बिजनेस, जो कि हिंदुस्तान का जो बना हुआ जो सामान था उसको, हैंडक्राफ्ट के सामान वगैरह जो पारंपरिक सामान था हिंदुस्तान में जो बनता था, वो सारी चीज़ें बना करके और यहाँ से विदेशों में लेकर के ट्रांसपोर्ट किया जाता था। थोड़े ही दिन में इनका हैंडक्राफ्ट का जो बिज़नेस था काफ़ी आगे बढ़ जाता है, काफ़ी करोड़ों की आमदनी होने लग जाती है, विदेशों में इसका काफ़ी डिमांड बढ़ जाता है और देखते ही देखते करण और सोफिया करोड़पति बन जाते हैं। पैसे रुपए की कोई कमी नहीं रहती है और उसके बाद शादी के तकरीबन 1.5 साल के बाद करण और सोफिया को एक बेटी होती है। बेटी हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। करण और सोफिया दोनों का असर उस बेटी के ऊपर था। हिंदुस्तानी चेहरा भी था और जर्मन चेहरा भी था, बहुत ही खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता था देखता ही रह जाता था। करण और सोफिया ने उसका नाम गुड़िया रखा था। वो सचमुच गुड़िया की तरह थी। करण और सोफिया का जान, दोनों पति पत्नी उसके ऊपर अपना जान छिड़कते थे और दोनों काफ़ी हंसी खुशी से अपनी बेटी के साथ, अपने माता पिता के साथ अपना काफ़ी अच्छे से बिज़नेस वगैरह कर रहे थे, काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे थे। तो दोस्तों ये थी कहानी जहाँ पर एक जर्मनी की रहने वाली महिला हिंदुस्तान में आती है और एक हिंदुस्तानी लड़के से प्यार करती है और प्यार करके उस हिंदुस्तानी लड़के के घर को बसा देती है। काफ़ी जो एक गरीब लड़का था जिसके पास बहुत ही कम आमदनी थी, बहुत ही कम पैसा था, किसी भी तरह से उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाल पोस करके बड़ा किए थे। आज वो बेटा करोड़ों में खेलने लगा था, करोड़ों अरबों की संपत्ति उसके पास हो गई थी और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जर्मन महिला की देन थी। उसी के वजह से आज ये इतना अच्छे मुकाम तक पहुंच पाया था। हर तरह की खुशी उस जर्मन महिला ने इसको दिया था। जो भी इस कहानी को सुनता है, जो भी इन दोनों के प्यार के बारे में सोचता है, तो हर व्यक्ति यही सोचने लगता है कि अगर पत्नी जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों ये थी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।